हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसके क्या फंक्शंस हैं। एक छोटा सा रिकैप हम कर लेते हैं बिफोर प्रोसीडिंग टू टुडेज टॉपिक विच इज़ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने पहले वीडियो में बात की थी व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड टू गवर्न अ कंट्री। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो सबसे पहली बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फॉर्म ऑफ द स्टेट। कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि एक कंट्री में डेमोक्रेसी है तो किस तरह की डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल है, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ द कंट्री विल बी गवर्नड, what would be the role and responsibilities of the office holders as well as the rights and duties of citizens as well as government। तो ये various functions of constitution हैं। एक और बात जो हमने उस वीडियो में की थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में, और हमने ये कहा था कि हो सकता है किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या संविधान की भावना हो। फॉर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टू हैपन देयर हैज़ टू बी अ लिमिट ऑन द अथॉरिटी, there has to be checks and balances on the government's power. Only then we can say that the constitutionality also exists with the constitution। आज जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक तरह से आपको संविधान का ओवरव्यू देगा। आपको बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो उसे दुनिया के बाकी संविधानों से अलग करते हैं। हम हर फीचर को आगे जा कर के काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम हर फीचर का एक ओवरव्यू लेंगे, यानी आपको बताएंगे कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती है, क्या ये चीज़ है, और उसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। तो एक बार टॉपिक लिस्ट देख लेते हैं जो सब टॉपिक्स हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरियस सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सबसे पहला सब टॉपिक टच करूंगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी 4 सब टॉपिक्स हमारे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और आप इजी चंक्स में से समझ पाएँ। तो दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बना रहे थे तो उन्होंने लगभग 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया और अलग अलग संविधानों से अलग अलग फीचर्स को बोरो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हमारे देश की ज़रूरतों के हिसाब से। फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो इसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी अलग बनाते हैं। जब हम कहते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट का क्या मतलब है? नोटिसेबल या इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो हमारे संविधान में ऐसे कौन से नोटिसेबल या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खास बनाते हैं? आज हम उन्हीं फीचर्स को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम वर्ड्स में देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने पहले चैप्टर में जब हमने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया था, वहाँ हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाई कर सकते हैं, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और महज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बल्कि दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख पा रही है जहाँ पर एक रैंकिंग है दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस की ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। तो आप देखेंगे इंडिया का जो नाम है वो टॉप पर है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद फिर आप नाइजीरिया का नाम देखेंगे, उसके बाद आप ब्राज़ील का नाम देखेंगे। तो कितना बड़ा है? अगर हम कहें लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम एक छोटा सा ओवरव्यू लिखें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को इसे पास किया गया था, 26 जनवरी 1950 पर फोर्स किया गया था। उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन था तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जिन्हें 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और शेड्यूल्स थे 8। तब से लेके अब तक में प्रियम्बल अपनी जगह पर है। हमारे जो आर्टिकल्स है वो 395 से बढ़ के 470 हो चुके हैं, विच इज़ आर नाउ डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। याद रखें, पिछली बार जब हमने बात की थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी, तब 22 पार्ट्स थे, अब बढ़ के 25 पार्ट्स हो गए हैं। शेड्यूल्स उस समय 8 थे जो अब बढ़ के 12 हो गए हैं। हो सकता है आपके माइंड में एक सवाल आए कि सर ये पार्ट्स और शेड्यूल्स क्या है? तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स ग्रुप किया है पार्ट्स में। तो यानी पार्ट्स आर नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्ट 1 देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वहाँ पर आर्टिकल 1 to 4 आता है। फिर आप सेकेंड पार्ट में सिटीजनशिप पे बात करते हैं, आर्टिकल 5 to 11 आता है।
फिर अगर आप फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में देखेंगे तो आर्टिकल 12 to 35 आता है। फिर पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 36 to 51 आता है। तो इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स को ग्रुप करके पार्ट्स में बांटा गया और कुल मिला के 25 पार्ट्स हैं। फिर साहब शेड्यूल्स क्या हैं? शेड्यूल्स आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, ऑन सर्टेन मैटर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम 8th शेड्यूल की बात करें तो वहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाती है। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायत से जुड़ा हुआ है। जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनसिपैलिटीज से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग शेड्यूल्स हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम तब से लेकर अब तक में बात करें, जैसा कि अभी मैंने कहा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ 20 आर्टिकल्स को डिलीट किया गया है और 95 आर्टिकल्स को ऐड किया गया है, यानी नेट इम्पैक्ट 75 आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। इसीलिए वो 395 से आपको 470 का फिगर दिखता है। एक पार्ट को डिलीट किया गया है, पार्ट 7 को, और 4 नए पार्ट्स ऐड किए गए हैं, पार्ट 4A, 9A, 9B और 14A। इसी तरीके से शेड्यूल इनिशियली 8 थे, फिर 9, 10, 11, 12 ऐड किए गए हैं। ये सारे पार्ट्स और शेड्यूल्स को हम डिटेल में समझेंगे जब हम पार्ट्स और शेड्यूल्स वाला पार्ट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब हम डिटेल में देखेंगे कि हर पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, हर शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझना। कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा ओवरव्यू हम लेंगे बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स। जब हम एक एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे उससे पहले एक ओवरव्यू अच्छे से हम कॉन्स्टिट्यूशन का ले लेंगे। तो अब एक सवाल उठता है कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि ये दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? इतना बड़ा बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम पहला पॉइंट देखें तो ज्योग्राफी और डाइवर्सिटी। बहुत छोटा सा कोई हमारा देश नहीं है, एक बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ी इसकी बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारे टेरेन्स हैं, फिर डाइवर्सिटी बहुत है हमारे देश में, कई तरह के रिलीजन्स हैं, कई तरह की कास्ट्स हैं, कई तरह के कल्चर्स हैं। उन सबको अकोमोडेट करना और इस तरह से अकोमोडेट करना कि उन लोगों को सभी को अपने प्रॉपरली राइट्स मिलें, सभी का एक फंडामेंटल वे ऑफ लिविंग बचा रहे, तो इन सब को अकोमोडेट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बिगर रीजंस कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी वास्ट है। फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करता है। काफ़ी एक बड़ा पार्ट ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिराइव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो वो इटसेल्फ काफ़ी बल्कि था, तो वो लेगेसी हमारे साथ कैरिड आउट हो गई। ठीक है, तो दैट इज़ वाई ऑल्सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा है। हाँ, तीसरा पॉइंट है कि हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के लिए है वही कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स के लिए है। सारे प्रोविजन सेंटर और स्टेट्स के एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बल्कि है। चौथी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर लीगल ल्यूमिनरीज थे। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप काफ़ी सारे लीगल ल्यूमिनरीज थे, एंड उसकी वजह से भी काफ़ी सारे प्रोविजंस उसमें ऐड किए गए हैं। हर तरह की सिचुएशन को एड्रेस किया है कि अगर ऐसा ना हो तो हम ये करेंगे, अगर ऐसा हो तो हम ये करेंगे, एंड दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हैज़ मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी बल्की। अगला पॉइंट जो हम देखते हैं, सेलिएंट फीचर एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी सारी जगहों से ड्रॉन है। जैसा मैंने कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने लगभग 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। तो अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काफ़ी सारे देशों से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बोरो किया है और हमारे देश की ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करके हमारे संविधान में उनको इनकॉर्पोरेट किया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कहें तो एक तरीके से यूनिक और ओरिजिनल इस सेंस में हो जाता है कि जो मिक्स हमने बनाया है वैसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरोड है। More than 50% of the provisions are either identical or bear close resemblance to Government of India Act 1935। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इज़ अ ब्रिटिश लेगेसी। ठीक है, अगर हम फिलोसॉफिकल पार्ट की बात करें जैसे फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो कॉन्सेप्ट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अगर हम पॉलिटिकल पार्ट देखें, काफ़ी हद तक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग है जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम है, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इसके अलावा भी दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो हमने अलग अलग एलिमेंट्स वहाँ से बोरो किए हैं।
एक बड़ा फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलता है दैट इज़ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और इसके बारे में हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशंस को ऐसे क्लासीफाई किया जा सकता है कि वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनको अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है, और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनको अमेंड करना बड़ा आसान होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो ज़्यादा रिजिड है ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है उसे टेम्पर करना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रोसीजर्स डिफाइंड है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़े तो कैसे अमेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील करता है, वो बताता है कि दो तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। एक तरीका तो यह है कि पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है, सर्टेन प्रोविजंस के लिए, सर्टेन लॉज के लिए आपको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से तो बिल पास करवाना ही पड़ेगा दोनों हाउसेज में, उसके अलावा 50% ऑफ स्टेट असेंबली से भी आपको रेटिफाई करवाना होगा। यहाँ एक टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि आपको हाउस में जो भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यानी जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उस संख्या का 2/3 यानी 67%, 66.67% के आसपास आपको लोगों से अप्रूवल लेना होगा, तभी जा कर के उस बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास माना जाएगा। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है कि 50% से ज़्यादा, यहाँ पर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए रहेगी। इसके अलावा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल मेजॉरिटी यानी 50% से ज़्यादा लोगों ने अप्रूव कर दिया तो भी उन्हें मान लिया जाता है, मगर ये प्रोविजंस आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते। अगला पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। देखिए, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है वो एक फेडरल सिस्टम है, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आगे हम 3 टियर सिस्टम देखेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है। देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन ईच ऑफ दीज टियर्स। ठीक है, तो ये एक फेडरल फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें फेडरल फीचर्स की लिस्ट है, 2 गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कल को जो लोग पावर में हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरल सिस्टम ही खत्म कर दें, ऐसा नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना उतना आसान नहीं है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, न्यायपालिका जो है वो आज़ाद है, ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस वहाँ पर हमें देखने को मिले। तो ये सारे फेडरल फीचर्स हैं जो फेडरल सेटअप को सपोर्ट करते हैं। यूनिटरी फीचर्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, बट फिर भी ज़्यादा पावर किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर और स्टेट्स के अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब आपको भारत में भारतीय नागरिकता मिलती है। आप राजस्थान के नागरिक नहीं है, आप महाराष्ट्र के नागरिक नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है, आपको भारतीय नागरिकता मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अपने आप में एक यूनिटरी फीचर है कि इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है बट उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेट का स्टेटस चेंज किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, आपके पास जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपके सेंट्रल लॉज को इन्फोर्स सुप्रीम कोर्ट करेगा, स्टेट लॉज को इन्फोर्स हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट स्टेट लॉज पे कुछ बोल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। स्टेट गवर्नर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स हैं वो UPSC चुनता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में आपको डेपुटेशन भेजा जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी जो है अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के तहत नहीं चल पा रहा है तो सेंटर कैन टेक ओवर। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो ये इंश्योर करता है कि इवन दो हमारा सिस्टम फेडरल इन नेचर है बट यूनिटरी इन स्पिरिट है, ऐसा कहा जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरेशन टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इवन दो फेडरल सेटअप है बट कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन का नाम नहीं लिया गया है। इनफैक्ट आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसके 2 मायने निकलते हैं। सबसे पहली बात कि इंडिया इस तरीके से डिज़ाइंड नहीं है जैसे कि USA में है, जहाँ पे स्टेट्स ने अग्री किया बन करके कि एक कंट्री बन जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, और इसीलिए किसी भी स्टेट के पास इंडिया से अलग होने की पावर या अलग होने का अधिकार नहीं है। कल को उत्तर प्रदेश कहें कि नहीं हम एक अलग देश बनेंगे, या तमिलनाडु कहे कि नहीं हम भारत से अलग होकर एक अलग देश बनेंगे, इस तरीके का कोई प्रोविज़न
नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट्स आर क्रिएटेड मेयरली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। स्टेट्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि प्रशासन जो है उसका आसान हो जाए, आराम से उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, ठीक है। उसके अलावा स्टेट्स के अस्तित्व की कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट कहा जाता है। फिर एक फीचर हमारे सामने आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें अमेरिका में देखने को मिलती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम कहते हैं कि डुअल एग्जीक्यूटिव होता है ना, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल आप देखोगे प्रेसिडेंट होता है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ही हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। फिर हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर के द्वारा, या लेजिस्लेचर से आता है, ठीक है। हम एमपीज़ को चुनते हैं, फिर जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो अपना लीडर चुनती है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डायरेक्टली चूजन बाय द पीपल पर से। ऐसा नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कर रहे हैं, हम एमपीज़ को चुन के भेज रहे हैं। एमपीज़ में से जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। मगर यूएसए में डायरेक्टली प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली चूजन बाय द पीपल होता है, ठीक है। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। हमारे यहाँ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर में होने ज़रूरी हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने नहीं चूज़ किया है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ किया है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर उस जगह का नाम है जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट है। इसे प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का रोल इसमें बहुत बड़ा है, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम को सिर्फ सेंटर के लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है बल्कि स्टेट्स के लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ सेंटर के लेवल पे बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट है, स्टेट के लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट है। स्टेट लेवल पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ चीफ मिनिस्टर है। तो एक बड़ा सिमिलर सा प्रोसेस है जो कि सेंटर के लेवल पर है और सिमिलर ही प्रोसेस आपके स्टेट के लेवल पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। देखिए कहीं पर भी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी वहाँ पर कुछ फीचर्स अपने को देखने को मिलते हैं जो कि इंडिया में क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमें वो फीचर्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ डुअल एग्जीक्यूटिव्स। तो हमारे यहाँ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा मेजॉरिटी पार्टी रूल, जिस पार्टी के पास मैक्सिमम एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में वही सरकार बनाएगी, उनके लीडर प्राइम मिनिस्टर होंगे जो सत्ता का इस्तेमाल करेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव बॉडी विल बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। जितने भी मिनिस्टर्स होंगे दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। जो भी मिनिस्टर्स होंगे उनको लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा। ये हो सकता है कि जब उन्हें अपॉइंट किया गया है तब वो मेंबर नहीं है, बट विद इन 6 मंथ्स देन दे हैव टू बी बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। सेंटर के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ये भी एक फीचर है। लोकसभा का टेन्योर 5 साल है बट उसे जल्दी डिसॉल्व किया जा सकता है। उसी तरीके से स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली को 5 साल से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है। तो जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है ये एज इट इज़ लिया है या कुछ डिफरेंस है इसमें? 2 प्रमुख डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है जो कि हमारे यहाँ नहीं है। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है वहाँ पे पार्लियामेंट ने जो लॉ पास कर दिया उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। हमारे यहाँ बिल्कुल लिमिटेशन है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट बिल पास करती है, जुडिशरी उसको ओवरराइड कर सकती है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती हैं तो फिर हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो उस पर्टिकुलर लॉ को वॉइड करार दे सकती है। वहाँ ऐसा नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पर मोनार्की है, हमारे यहाँ रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है? हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है यानी प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाता है, इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है। वहाँ पे राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम है, ठीक है, मोनार्की वाला सिस्टम है। तो हमारे यहाँ मोनार्की नहीं है, हमारे यहाँ रिपब्लिक सिस्टम है। तो ये 2 प्रमुख डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में।
नेक्स्ट जो फीचर हमें देखने को मिलता है वो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका क्या मतलब है? देखिए, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के बारे में तो अभी हमने बात की, जहाँ पर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट ने जो लॉ पास कर दिया उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ वो नहीं है, ब्रिटेन में वो है। जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या है? जुडिशियल सुप्रीमेसी हमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है कि वहाँ पर जुडिशरी कैन ओवरराइड एनी लॉ। ठीक है, देखो कैसे होता है कि हमारे यहाँ एक डिफरेंस है कि वहाँ पर जुडिशरी फॉलो करती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, और हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? वहाँ ये देखा जाता है कि जो लॉ पास हुआ है वो फेयर है या नहीं। ठीक है, तो यानी पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, अगर जुडिशरी को वो समझ में नहीं आता है, ठीक है, उनको लगता है कि वो फेयर नहीं है, तो वो उसे ओवरराइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर फेयर हो या ना हो, आपको लगता है फेयर है या नहीं है, मगर अगर वो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर को फॉलो करके पास किया गया है, इट इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर आप उसे वॉइड करार नहीं दे सकते, जुडिशरी उसे ओवरराइड नहीं कर सकती। दैट इज़ वाई हमारे यहाँ हम कहते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो अमेंड कर सकती है एज लॉन्ग एज बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो रहा हो। जुडिशरी उसको ओवरराइड तभी कर सकती है जब वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो ना हुआ हो। तो हमारे यहाँ एक ब्लेंड है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, मतलब पार्लियामेंट को भी कुछ पावर दी गई है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन मेक लॉज, ठीक है, बट देन देर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट, देर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू जुडिशरी। जुडिशरी के पास पावर है, इट कैन ओवरराइड लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, इट कैन डिक्लेयर द लॉ वॉइड, मगर हर लॉ को नहीं कर सकती। ओनली दोज लॉज जहाँ पे वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है, सिर्फ उनको वॉइड करार दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं हम सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ना तो हमने यूएस वाला मॉडल पूरी तरीके से अपनाया, ना हमने ब्रिटिश वाला मॉडल पूरी तरीके से अपनाया, हमने कहीं एक बीच में एक मिक्स हमारे देश की ज़रूरत के हिसाब से चूज़ किया है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थ्रू इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। लेकिन क्या सबको करार दे सकती है? नहीं, सिर्फ वहाँ जहाँ पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया है। सिमिलरली पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, मगर क्या सब कुछ अमेंड कर सकती है? नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। इस बारे में थोड़ा और आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। अगला जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ जुडिशरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, एक इंटीग्रेटेड है हमारी जुडिशरी, दूसरा इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बाकी लोअर कोर्ट्स वगैरह। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ऐसे अपने एक दूसरे से अलग नहीं है। ऐसा नहीं है, यूएसए वाला सिस्टम नहीं है कि भैया जो सेंट्रल लॉज हैं उसको इन्फोर्स करना अलग कोर्ट्स करेंगी और बाकी जो स्टेट के लॉज हैं उनको इन्फोर्स के लिए डिफरेंट जो स्टेट कोर्ट्स हैं, फेडरल कोर्ट्स हैं, वो करेंगी। तो वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये सब आपस में लिंक हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजर्स कोर्ट्स बिलो इट, हाई कोर्ट सुपरवाइजर्स कोर्ट्स बिलो इट, ठीक है। तो वो सारा सिस्टम है। तो जुडिशरी जो है वो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है, अलग थलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप, देन देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल एंड देन देयर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड फर्दर बिलो दैट। इसके अलावा हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि बाकी जो विंग्स हैं गवर्नेंस की, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनका दखल हमें जुडिशरी में देखने को नहीं मिलता। और ये इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिवली जुडिशरी काम कर सके उसके लिए। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, जजेस को आर्बिट्ररली रिमूव नहीं किया जा सकता। एक बहुत डिफाइंड प्रोसेस है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। देन फिक्स सर्विस कंडीशंस फॉर द जजेस, ऐसा नहीं है कि जजेस की सैलरी आर्बिट्ररली कम कर दी, कोई एग्जीक्यूटिव नाराज हो गए भाई साहब और आपने जजेस की सैलरी कम कर दी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उनकी सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलते हैं, दे आर नॉन वोटेबल, उन पे वोट नहीं किया जा सकता। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस दे हैव अ बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनके पास कोई और इंसेंटिव नहीं होता। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट
और एनी कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो कंटेम्प्ट के चार्जेस लगाकर आप पे कार्रवाई की जा सकती है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी सेपरेट है, एग्जीक्यूटिव सेपरेट है, इनके रास्ते अलग है। फॉर एग्जांपल जजेस को अपॉइंट करने का काम एग्जीक्यूटिव्स के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जजेस को चुन रहे हैं, अपनी पसंद के जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो दिस इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। फिर बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए ये अभी हमारे संविधान का एक बड़ा स्पेशल प्रोविज़न है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट बोरो किया है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड करता है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। तो आप देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 टू 18, फिर राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 टू 22, फिर आपके पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 टू 24, फिर आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 टू 28, फिर आपके पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आर्टिकल 29, 30, और फिर आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आर्टिकल 32। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं आर्टिकल 31 मिसिंग है। आर्टिकल 31 एक्चुअली इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे और उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था, विच वॉज आर्टिकल 31, जिसे डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। क्यों डिलीट कर दिया गया, ये सब हम जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन सारे राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यों ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और ये आपको एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं। फंडामेंटल राइट्स का बेसिक, क्यों इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि फंडामेंटल आपको जीने के लिए जो एक बेसिक सिटीजन को राइट्स होने चाहिए कि आप अपनी बिलीव्स को प्रैक्टिस कर सकें, आप अपनी राय रख सकें, ठीक है, आप समानता का अधिकार हो आपके पास, आपके साथ किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये जो बिल्कुल बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो आपके राइट्स मिलने चाहिए उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करने के बाद भी लीगल राइट के तौर पे उसे रिटेन किया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। अगर वो ऐसा बनाता है तो ये जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल मतलब दे आर एनफोर्सेबल, लीगली एनफोर्सेबल, यू कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ, इनफैक्ट सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। प्लस फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है हर फंडामेंटल राइट पे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी राय रख सकते हैं, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं दुनिया के सामने, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी कहने लगे, हेट स्पीचेस देने लगे, ठीक है। सो देयर इज़ अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते। देयर इज़ अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई हम ड्रग्स की तस्करी करने लग जाएं, हमें तो कहा कि कोई भी बिजनेस आप कैरी आउट कर सकते हो, तो साहब मैंने तो ड्रग्स बेचने शुरू कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। देन वी टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये आपके इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आउटलाइन है, ठीक है। और ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं और इसमें काफ़ी सारी सलाहें दी गई हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट दे आर नॉन जस्टिशिएबल, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट इन दिनों न्यूज़ में भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा जाता है कि जो भी आपके मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इन सब के लिए कॉमन लॉ होना चाहिए, अलग अलग रिलीजन्स के पर्सनल लॉ से ये गवर्न नहीं होने चाहिए। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जैसा हमने कहा कि दीज आर नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर, ठीक है, दीज आर अल्टीमेटली गाइडेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ वेलफेयर स्टेट, और इसकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन से आती है। अगर आपको जनता के वोट चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें जनता की भलाई के लिए करनी चाहिए, और गवर्नमेंट्स मोर ऑफन देन नॉट दे स्ट्राइव टू डू दीज थिंग्स। फिर बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं वहाँ हर सिटीजन की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक इंटरेस्टिंग बात यह कि ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी, इनिशियली ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इनको इंट्रोड्यूस किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। आज की तारीख में हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पार्ट 4A जो नया ऐड हुआ था, वहाँ पर आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्पेसिफाइड हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, बट दे आर अगेन नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ठीक है। सो अनटिल एंड अनलेस दे आर बैक्ड बाय एनी लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई फंडामेंटल ड्यूटी आपने नहीं निभाई तो आपके लिए आप पर किसी किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, तो अच्छी बात है अगर आप कर लें तो, लेकिन अगर आप नहीं करें तो आप पे कोई कार्रवाई थोड़ी की जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर एक इंटरेस्टिंग फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है कि सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर शब्द का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष। इसका बेसिक मतलब ये है कि हम हर धर्म को समान तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। कोई हमारे देश का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान जाएंगे वहाँ इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है। हमारे देश में डिस्पाइट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, ठीक है, लेकिन हमारे देश ने चूज़ किया है क्योंकि एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हमारे यहाँ मुस्लिम्स की भी है, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन हमारे यहाँ दूसरे धर्मों की भी है, तो हमने हर धर्म को बराबर इज्जत देते हुए धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना है। वी हैव चोज टू बी अ सेक्युलर स्टेट। और हमारे देश की जो एकता और अखंडता बरकरार है, आज जो हमारा देश टुकड़ों में नहीं बटा हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमने हर धर्म को, हर कल्चर को उसका एक स्पेस दिया है। तो सेक्युलर स्टेट हमारा देश है, और ये हमने प्रियम्बल में भी आउटलाइन किया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रियम्बल में सेक्युलर ऐड किया है। मगर ऐसा नहीं है उससे पहले हमारा देश सेक्युलर नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इंश्योर करते हैं कि हमारा देश सेक्युलर रहे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, 15, 16 अगर हम राइट टू इक्वालिटी के देखें, या आर्टिकल 25 to 28 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से जुड़े हैं, या आर्टिकल 29 और 30 जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से जुड़े हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी भावना हमेशा से ये थी कि हमारा देश सेक्युलर रहे, किसी भी तरह का धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सल मतलब जो सबके लिए है। तो हमारे देश में अगर आप एक एडल्ट हैं, वयस्क हैं और भारत के नागरिक हैं, तो आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपने 18 की एज क्रॉस कर ली है, आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप देश की राजनीति में भागीदारी कर सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने इस्तेमाल की है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हमने अडॉप्ट किया है फॉर लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और भी कई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी भी जाति से जुड़े हैं, किसी भी रिलीजन से जुड़े हैं, किसी भी एथनिसिटी से जुड़े हुए हैं, एज लॉन्ग एज आप इंडियन सिटीजन हैं, आप किसी भी जेंडर से हैं, किसी भी इनकम ब्रैकेट से आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू हैव द राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको ये राइट देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था तब वोटिंग एज 21 थी। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू 1989 ऑनवर्ड्स जो है वोटिंग एज को रिड्यूस करके 21 से 18 कर दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो हमारे संविधान में देखने को मिलता है वो है सिंगल सिटीजनशिप। यानी हमारे यहाँ फेडरल सेटअप है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स हैं, पर आप नागरिक सिर्फ भारतीय हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश का नागरिक हूँ, नहीं। सिटीजन आप सिर्फ इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है। आप रहते किसी भी स्टेट में हो सकते हो सकता है आज आप एक स्टेट में रहते हैं, कल किसी और स्टेट में चले जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पूरे भारत में वही लॉज मिलेंगे, आपको पूरे भारत में वही ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। यू हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। यू एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। अनलाइक यूएसए में आपको थोड़ा डिफरेंट, हर स्टेट में अलग अलग लॉज हैं, हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है जो कि आपको बेयर करना पड़ता है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर यू विल हैव द सेम
पॉलिटिकल राइट्स, यू हैव द सेम सिविल राइट्स अक्रॉस द कंट्री। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आपको भारत में देखने को मिलता है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी क्रिएट किया, अपार्ट फ्रॉम द 3 विंग्स जो हम कहते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो हमारे सिस्टम को रन करती हैं वो तो हैं ही। लॉ बनाने वाली विंग, लॉ को एग्जीक्यूट करने वाली विंग, जुडिशियल विंग, वो तो सब अपनी जगह पर है ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ टू कीप चेक्स एंड बैलेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना, लोकसभा इलेक्शन करवाना, स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शन करवाना। तो ये सब आपका इलेक्शन कमीशन का काम है और इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर इसके अलावा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं कि बाकायदा जो खर्चा दिखा रखा है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, जो दिखा रखा है वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो CAG प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन UPSC, ठीक है, UPSC आप जानते ही हैं। तो आपके यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जो हायर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके लिए UPSC रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस रन करता है। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं। तो ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट की है फॉर दीज इम्पॉर्टेंट टास्क्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इमरजेंसी प्रोविजंस, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से डील करने में हमारी हेल्प करते हैं कि कभी एक आपातकालीन परिस्थिति आ जाए, ठीक है, एक अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, तो किस तरीके से देश उसका सामना करेगा। और 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे देश में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 352 विच इज़ नेशनल इमरजेंसी, जो कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन के केस में यूज़ की जा सकती है। फिर आर्टिकल 356 जिसे हम स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, जो कि अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी डिस्टर्ब हो जाए, अगर स्टेट के नॉट रन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या स्टेट सेंटर की गाइडलाइंस मानने से मना कर दे, तो प्रेसिडेंट्स रूल अप्लाई किया जा सकता है। और आर्टिकल 360 जो फिनेंशियल इमरजेंसी, जहाँ पर अगर देश की फिनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे खतरा आ जाए, ठीक है, हम अपने उधार ना चुका पा रहे हों, ठीक है, हमारा देश सीवियर फिनेंशियल क्राइसिस में फंस जाए, तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन काफ़ी डिटेल में हम इमरजेंसी प्रोविजंस के चैप्टर में इन बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे संविधान में दिए हुए हैं। और जब इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल होता है तो होता क्या है कि हमारा जो देश है, विदाउट एनी अमेंडमेंट, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेंटर टेक्स कंट्रोल ऑफ स्टेट्स ऑपरेशंस, ठीक है। जो है हमारा जो संविधान है वो फेडरल से अचानक यूनिटरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एनी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है एंड दे कैन डू व्हाट दे फील इज़ नेसेसरी टू डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस। फिर एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट फीचर आता है 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट इनिशियली सेंट्रल और स्टेट में ही डिवाइडेड था। जो डिवीज़न ऑफ पावर था वो सेंटर और स्टेट में ही किया गया था, लेकिन बाद में हमें महसूस हुआ कि हमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो ग्रास रूट लेवल पे पंचायत्स हैं या म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो रूरल गवर्नेंस और अर्बन गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन देना ज़रूरी है। तो 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने वो रिकग्निशन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नए शेड्यूल्स ऐड हुए, ठीक है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ से जुड़ा हुआ है। तो शेड्यूल 11 और पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पंचायत से डील करता है। इसी तरीके से 74th अमेंडमेंट में थ्रू शेड्यूल 12 और नया पार्ट 9A ऐड किया गया, जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ से डील करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन देते हैं पंचायत को और जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको। अंत में बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, बेसिकली कुछ लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो सब एक मिलकर एज अ मेंबर एक सोसाइटी फॉर्म करेंगे विच कैन डू एनी काइंड ऑफ कमर्शियल और अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। ऑल्सो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो अमूल इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो इनको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। अब तो हमारे पास देयर इज़ अ मिनिस्ट्री ऑल्सो डेडिकेटेड टू कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में बेसिकली 3 चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए। एक आर्टिकल 19 में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड किया गया, एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए ऐड किया गया और पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया विच इज़ एंटाइटल्ड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़
ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये कुछ नए फीचर्स हमारे संविधान में ऐड किए गए। तो यहाँ पर हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट समाप्त करते हैं। एक छोटा रिकैप अगर हम देखें तो ये कुछ 15-16 फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं। हमने एक ओवरव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खास बनाती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, एक बार शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से बोरो की गई है। एक और पार्ट जो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी बातें तो हम सारी अच्छी अच्छी बातें तो करते जा रहे हैं, मगर काफ़ी लोगों ने जो क्रिटिसाइज़ किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमियों के बारे में बात की, क्या उनको लगता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खामियां रही हैं और क्या उनके ड्रॉबैक्स रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू गाइस।